दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को भी करीब 1% के आसपास की गिरावट हुई। स्टॉक पिछले कई समय से लगातार गिर रहा है। अब आप देख सकते हो जो स्टॉक 86 तक पहुंच चुका था वो स्टॉक गिरते हुए 53 पर आ गया है। जबकि इस समय बाजार एक नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है। सेंसेक्स की 86,000 की ऑल टाइम हाई है और इस समय 84,000 के आसपास है। तो गिरावट के पीछे की वजह क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये गिरावट का सिलसिला हो रहा है, लेकिन इसके बीच में दो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के भी आ रही है, जिसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे इन सारी गुड न्यूज़ का असर नहीं हो पा रहा है, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये भी है कि रिटेल इन्वेस्टर का मोह भंग हो गया है। उनकी तरफ से बिकवाली हो रही है, जिसकी वजह से दबाव में स्टॉक आ गया है। लेकिन सुज़लॉन एनर्जी जिसका बिज़नेस लगातार ग्रो कर रहा है और आने वाले समय में उम्मीद बहुत ज़्यादा है। ऐसे में क्या किया जाएगा, आगे की संभावनाओं को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो 53.07 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.01% की गिरावट थी। तो करीब 1% के आसपास की गिरावट हुई, लेकिन बाजार में पॉजिटिव माहौल था। अब आप ये देख सकते हो कि शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट हुई थी, उसके बाद 53.95 का इंट्राडे में हाई भी बना, लेकिन तेज़ी रह नहीं पाई। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंट्राडे की जो गिरावट थी बहुत बड़ी थी, करीब 52 तक चला गया था स्टॉक। वहाँ से लगभग 1 रुपीज़ की रिकवरी भी हुई है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि निचले लेवल से कुछ खरीदारी भी होती है। ऐसा नहीं कि सब कुछ बिकवाली हो रही है। लोग भरोसा कर रहे हैं स्टॉक पे, क्योंकि वाक़ई में स्टॉक फंडामेंटली मजबूत है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 1 सप्ताह में 2.56% की ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है और 1 मंथ में यहाँ पे 10.74% की स्टॉक के अंदर गिरावट हुई है। 3 मंथ की बात करें यहाँ पे 20.13% के आसपास की गिरावट है। यानी पिछले 2-3 महीनों से लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है। वैसे 6 महीने के हिसाब से भी 3.9% के आसपास की गिरावट हुई है, तो 9 महीने के हिसाब से 6.9% की गिरावट है। लगातार इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, इंडिया 2030 तक विंड एनर्जी सेक्टर में एक ग्लोबल हब बनने को तैयार है। तो जो रिपोर्ट जारी हुई उसमें कहा गया कि 2030 तक विंड एनर्जी सेक्टर में इंडिया एक्सपोर्ट के मामले में एक ग्लोबल हब बनेगा। और ये मुमकिन हो रहा है क्योंकि देश में जो हमारी डोमेस्टिक कंपनियां हैं और जो पश्चिम देशों की जो कंपनियां हैं उन बड़ी कंपनियों के साथ मिलके और चीनी कंपनियों के साथ मिलके काम कर रही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो आईईए का कहना है कि भारत की ज़मीन पर लगने वाली विंड टर्बाइनों के पुर्जों का बड़ा निर्यातक इस समय बना हुआ है। लगातार इसमें तेज़ी से काम हो रहा है। इससे साफ है कि दुनिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई चेन भारत का रोल लगातार बढ़ रहा है इसमें। तो आईईए की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 से भारत में पश्चिमी देशों की बड़ी कंपनियों की यानी ओईएम की जो हिस्सेदारी काफ़ी कम हो गई है। 2018 से 2022 के बीच जहाँ पे कंपनियां 50% ज़्यादा पर का जो बाजार पर उनका कब्जा था, वो अब इनकी हिस्सेदारी मात्र 5% से भी कम हो गई। इसका मतलब ये है कि अब इंडिया की कंपनियां कमाल कर रही है और जो विदेशी कंपनियां थी उनका कामकाज कम हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन कंपनियों ने अपना ध्यान अमेरिका और यूरोप के बाजार पर केंद्रित कर लिया है। इनके चलते भारत में कई गीगावाट की निर्माण क्षमता खाली पड़ी है और अब ये निर्यात पर ध्यान दे रही है। इसी बीच भारतीय और चीनी कंपनियां अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की योजना बना रही है। तो इंडिया में इस समय 20 गीगावाट से ज़्यादा की विंड टर्बाइन बनाने की क्षमता है। ये क्षमता देश की ज़रूरतें पूरी करने के साथ साथ एक्सपोर्ट करने के लिए भी है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल जीडब्ल्यूएसी का कहना है कि इस समय इंडिया विंड टर्बाइन के पुर्जों के लिए एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। यहाँ पर जो पुर्जे है उसकी सप्लाई करने वाली कंपनियों का एक मजबूत नेटवर्क है और मुख्य पुर्जे जिसमें आप देख सकते हो कि चाहे ब्लेड हो, टावर हो, दूसरे पुर्जे जिसमें गियर बॉक्स, जनरेटर, कन्वर्टर, कास्टिंग के उत्पादन की क्षमताएं बढ़ रही है। इसमें भारत दुनिया भर में मुकाबला करने को बिल्कुल तैयार है। तो ग्लोबल विंड काउंसिल के इंडिया के जो डायरेक्टर हैं फ्रांसिस जयसूर्यान ने कहा है कि भारत विंड टर्बाइन निर्माण का ग्लोबल हब बनने की कगार पर है। तो यहाँ पे सिर्फ इंडिया के लिए विंड टर्बाइन सप्लाई चेन के पुर्जे बनाना काफ़ी नहीं है, बल्कि विश्व लेवल पर काम करने के लिए एक मजबूत सप्लाई चेन तैयार की जा रही है और ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन करने को इंडिया की कंपनियां तैयार है और काफ़ी एक क्षमता वाले सब जो एम्प्लॉयज़ के दम पे कामकाज तेज़ी से बढ़ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे इंडिया का लक्ष्य बड़ा है। इंडिया लगातार विंड एनर्जी सेक्टर में आगे बढ़ रही है और इंडिया का 2030 तक का सपना है 500 गीगावाट की रिन्यूएबल कैपेसिटी को प्राप्त करने का, जिसमें 100 गीगावाट का विंड टर्बाइन का भी लक्ष्य रखा गया है।
जिसमें 30 गीगावाट ऑफशोर विंड के माध्यम से यानी समुद्र में लगने वाली विंड टर्बाइन के माध्यम से होगी। तो बिल्कुल इंडिया तैयार है और आने वाले इसमें इस सेक्टर में काफ़ी संभावना दिख रही है और सुज़लोन एनर्जी इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, तो सीधी बात है उसको फ़ायदा हो गई। अब एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, इंडिया के अंदर विनर्जी इंडिया 2025 होने जा रहा है और इसमें कम से कम 20 देशों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आने जा रही है। तो भारत का सबसे बड़ा जो विंड एनर्जी मेला है, विंड एनर्जी इंडिया 2025, 29 से लेकर 31 अक्टूबर तक चेन्नई में होने जा रहा है। तो ये 3 दिन का मेला होगा। इसमें आप देखो कि 20 देशों के करीब 350 अलग-अलग लोग हैं जो अपने स्टॉल लगाएँगे, अपने प्रोडक्ट का यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे और 15,000 से अधिक लोग हैं जो यहाँ पे विजिटर के तौर पे आएँगे। तो पवन ऊर्जा में भारत की क्षमता 52.6 गीगावाट तक पहुंची है, जो 2014 के मुकाबले 153% की वृद्धि दिखा रहा है और गवर्नमेंट का लक्ष्य है 150 गीगावाट की लक्ष्य है पाना। इसके लिए जीएसटी भी कम कर दी गई है, जो आप देखें तो इसका एक बड़ा फायदा होगा, सिर्फ 5% की जीएसटी अब। तो ये विनर्जी 2025 का 7वां संस्करण होगा जो 29 से 31 अक्टूबर चेन्नई ट्रेड सेंटर में आयोजित होगा। तो बिल्कुल इसका जो शुरुआत है वो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी के हाथों से होगा और राज्य मंत्री श्रीपाद यशो नाइक इसके विशेष अतिथि होंगे। तो देख सकते हो कि इसमें रिन्यूएबल सेक्टर से संबंधित सारी कंपनियां जुड़ेगी, सुइलॉन जैसी कंपनी भी आएगी। कंपनी अपने नए जो प्रोडक्ट है उसको वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, नई टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होगा और नए कस्टमर मिलेंगे। तो एक बड़ा मंच होगा जहाँ पे विशेषज्ञ मिलेंगे, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर से लेकर रिटेलर और हर तरह के लोग यहाँ पे होंगे। नई तकनीक है उसकी एक्सचेंज होगी। तो बहुत बड़ा इवेंट है और ये मौका बहुत बड़ा है। सुइलॉन इस मौके का फ़ायदा उठा सकता है क्योंकि सुइलॉन इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। तो इंडिया भी विंड एनर्जी सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आप देखिए 2014 से लेके अब तक यहाँ पे करीब 21 गीगावाट से जो क्षमता थी बढ़ते हुए 53.2 गीगावाट तक पहुँच चुकी है और ये उपलब्धि भारत को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिन्यूएबल बाजार के रूप में स्थापित करती है। गवर्नमेंट भी रिन्यूएबल सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। बहुत सारी नई नई स्कीमें लाई जा रही है, पीएलआई स्कीम का बेनिफिट दिया जा रहा है, नए इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, टैक्स में राहत दी जा रही है। अभी हाल में जीएसटी को 12% से घटा के 5% कर दिया गया है, जिससे उत्पादन लागत कम होगी और ज़्यादा लोग निवेश करने को तैयार होंगे। तो हाल में ही दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बड़े-बड़े जो कंपनियों के वहाँ रिप्रेजेंटेटिव ने हिस्सा लिया था, अपने विचार साझा किए जिसमें आदित्य प्यासी सीईओ आईडब्ल्यूटीएम के, सुइलॉन एनर्जी के सीईओ जेपी चलसानी, आकाश पासी जनरल प्रेसिडेंट है जैव ग्रुप भारती के सीईओ और भी रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपनी राय रखी। और अब देख सकते हो कि ये जो एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है जिसमें कुछ शानदार सा होने की संभावना है, सुइलॉन को भी फ़ायदा हो सकता है। तो सुइलॉन का शेयर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, ऐसे मानने से उम्मीद है कि ये बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।